नमस्कार। अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा दौरे पर रहे, जहां सीएम धामी श्री कल्याणी का हिमालय देवस्थानम आश्रम पहुंचे और आश्रम की चौथी वर्षगांठ और साथ ही पीठम स्थापना कार्यक्रम के समापन अवसर पर भी शामिल हुए। यहां पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डोल आश्रम में पूजा अर्चना की और इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद में धार्मिक कार्यक्रमों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों और साथ ही पर्यटकों से अल्मोड़ा के डोल आश्रम आने की अपील भी की। और वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि सरकार हर 100 दिन में जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। साथ ही सीएम धामी ने मुफ्त सिलेंडर योजना को जून से शुरू करने का ऐलान भी किया। हमने एक एक करके सब काम शुरू कर दिए। हमने सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर जो हमने चुनाव से पहले ये कहा था कि हम, चूंकि उत्तराखंड देवभूमि है, ये गंगा का प्रदेश है, ये देवों का प्रदेश है, यहाँ पर प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना के अंदर है और हम दो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए प्रदेश हैं। तो हमारे प्रदेश के अंदर रहने वाले, चाहे वो किसी धर्म का हो, पंथ का हो, समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और हमने ये घोषणा करी थी, ये हमारा संकल्प था। नई सरकार बनने के बाद हमने इसको लागू करने के लिए सारी प्रक्रिया कर दी है। चुनाव से पहले जो गरीब परिवार थे, उन गरीब परिवारों के लिए हमने कहा था कि हम साल के अंदर जो अंत्योदय के कार्ड वाले हैं, उन सभी को हम 3 सिलेंडर साल भर में उपलब्ध करवाएंगे। उसके लिए भी हमने सारी बजटिंग की व्यवस्था कर दी है। नया बजट हमारा जून में जैसे ही पास होगा, हम उसको भी लागू करेंगे। सब लोगों ने इस बार उत्तराखंड के अंदर एक नया इतिहास बनाने का काम आप सब लोगों ने किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके विजन पर, उनके कार्यक्रमों पर, उनके कामों पर आप सब लोगों ने जो भरोसा जताया है, सेवक के रूप में आया हूं, तो मुझे लगता है कि हर 100 दिनों में हम अपना रिपोर्ट कार्ड आप सबके बीच में देंगे। अब 100 दिन होंगे तो 100 दिनों में करेंगे। उत्तराखंड में 2 साल बाद चारधाम यात्रा का शुभारंभ हुआ है। इसी को लेकर सीएम धामी ने कहा कि इस बार यात्रा ऐतिहासिक होने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले सालों की तुलना में इस साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से निवेदन किया कि गाइडलाइन के अनुरूप ही यात्रा करें और जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है वे अभी यात्रा न करें। उत्तराखंड के अंदर अभी चारधाम यात्रा चल रही है और चारधाम यात्रा, इस बार की जो यात्रा है, वो यात्रा 2 वर्षों के बाद हो रही है। 2 वर्षों तक यात्रा का संचालन नहीं हो पाया। कोरोना महामारी के कारण से इस चारधाम यात्रा से जो लोग अपनी आजीविका का काम करते थे, उनकी आजीविका भी नहीं हो पाई और देश के लोग यहां आना चाहते थे, वो भी नहीं आ पाए। इस बार यात्रा में जो यात्रा पहले होती थी, उसके मुकाबले आज कई गुना ज्यादा लोग आ रहे हैं और हमारे लिए भी एक चुनौती है कि ये यात्रा अच्छी चले। उसको लेकर हमने पिछले दिनों कुछ गाइडलाइंस बनाई है, रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है और मैंने सभी से अनुरोध भी किया है। मैं आप सबके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि हमने सबसे अनुरोध किया है, जो मेडिकली फिट नहीं है, शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, वो अभी जब तक डॉक्टर उनको न कहे तब तक वो यात्रा प्रारंभ न करें। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको यात्रा में आगे आने दें, हमारी जो मातृशक्ति है उनको आगे आने दें। इस प्रकार से हम यात्रा को व्यवस्थित कर रहे हैं। थॉमस कप में भारत को मिली जीत को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने टीम के सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। साथ ही सीएम धामी ने अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन को शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा के प्रतिभावान बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने राज्य का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है, इसके लिए उनको बधाई। तो वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रही है और सरकार खिलाड़ियों की हर संभव मदद करेगी।
राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होने हैं। उत्तराखंड में राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा भी रिटायर हो रहे हैं और उनकी सीट खाली हो रही है, जिसके लिए चुनाव होना है। उत्तराखंड में रिक्त होने जा रही राज्यसभा की इस सीट के लिए बीजेपी ने कवायद तेज कर दी है। चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अब 2 दिन बाद दावेदारों का पैनल तय करेगी, जिसके लिए आगामी 17 मई को दावेदारों के नामों को लेकर उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता बैठक करेंगे। 17 मई को होने वाली बैठक में नाम तय कर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को पैनल भेजा जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि प्रत्याशी कौन होगा। फिलहाल पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व विधायक कैलाश खैतोड़ी और प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति और साथ ही प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के नाम पर चर्चा की जा रही है और साथ ही पैनल भी बनाया जा रहा है और जल्द ही नाम तय होगा। भारतीय जनता पार्टी में हर काम करने की एक निश्चित प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी अपने सभी कार्यक्रमों को पूरा करती है। और जैसा कि राज्यसभा के चुनाव घोषित हो गए हैं और हमारी पार्टी पहले से इस बारे में विचार कर रही है, उसमें कुछ प्रारंभिक वार्ताएं हो चुकी हैं और शीघ्र अतिशीघ्र नामों का पैनल सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा जाएगा और वहां से जो भी स्वीकृति आएगी उसके आधार पर हमारी पार्टी निश्चित रूप से जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की निश्चित सीट है हमारे उत्तराखंड से राज्यसभा की, उसके लिए नामांकन करें। उत्तराखंड में 22 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने हैं और चारों धामों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने हेमकुंड साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित कर दी है। अब हेमकुंड साहिब में प्रतिदिन हर दिन 5000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। तो वहीं चारों धामों के साथ ही हेमकुंड साहिब में भी श्रद्धालुओं की उम्मीद है। और साथ ही हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के सचिव सेवा सिंह ने बताया कि हेमकुंड साहिब में हर दिन 5000 यात्री दर्शन कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है, इससे यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ने की पूरी संभावना है। तो वहीं यात्रा सुव्यवस्थित और सुरक्षित चले, इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 22 मई 2022 से श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा आरंभ हो रही है और यात्रा को हरी झंडी देने के लिए 19 मई को गुरुद्वारा ऋषिकेश से माननीय गवर्नर साहब सरदार गुरमीत सिंह जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी संगतों को हरी झंडी दिखाकर अगलेरी यात्रा के लिए रवाना करेंगे। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट और सरकार द्वारा मिल बैठकर फैसला किया कि इस साल प्रतिदिन 5000 व्यक्ति श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन दीदारे कर सकते हैं और उसके लिए सरकार के द्वारा 2 वेबसाइट बनाई गई है। पहली वेबसाइट है रजिस्ट्रेशन touristcare.uk.gov.in। इस रजिस्ट्रेशन पे जाके आप लोग यात्रा के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड बीजेपी कार्यालय में बहुत जल्द सरकार के मंत्रियों की बैठकें भी शुरू होने जा रही हैं और इसके साथ ही बीजेपी कार्यालय में फिर से मंत्रियों के जनता दरबार लगाने की भी शुरुआत हो रही है। यही नहीं, बहुत जल्द ही मंत्रियों के जिलों के दौरे भी तय होने जा रहे हैं और प्रदेश महामंत्री ने बताया कि पार्टी संगठन इस दिशा में काम कर रही है और जल्द ही ये तय होने जा रहा है। इसके अलावा मंत्रियों के विधानसभा में भी बैठने को लेकर सरकार की तरफ से आदेश जारी हुआ है, लेकिन कोविड काल के बाद ये व्यवस्था खत्म हो गई थी। अब बीजेपी संगठन फिर से इस व्यवस्था को शुरू करने की कोशिश कर रही है और बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार का कहना है कि जल्द ये व्यवस्था शुरू की जाएगी। उत्तराखंड सरकार के जितने भी मंत्री हैं उनका एक रोस्टर तैयार होगा और प्रदेश कार्यालय में, जिलों में और मंडलों तक मंत्री जाया करेंगे और जनता की समस्या सुन करके और अधिकारियों को वहां पर एक जनता दरबार बुला करके उनकी समस्याओं का निराकरण उस स्तर पर करेंगे। हरिद्वार जिला पंचायत कार्यालय के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत समीक्षा की गई। बैठक में जल जीवन मिशन, पंचायती राज विभाग, उत्तराखंड जल निगम और साथ ही जल संस्थान के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल और नल से जल उपलब्ध करवाने को लेकर सभी विभागों की जिम्मेदारी तय की गई। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत हर घर में प्रति व्यक्ति और साथ ही
तमाम व्यवस्थाओं को लेकर यहां पर बैठक की गई थी, जिसमें प्रति घंटा 55 लीटर पानी उपलब्ध कराने के लिए आपसी तालमेल के साथ ही काम करने पर भी जोर दिया गया और अधिकारियों को पेयजल की गुणवत्ता के लिए समय समय पर वाटर टेस्टिंग के निर्देश भी जारी किए गए। हर जनपद में जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक हम लोग सभी योजनाओं का गठन कर चुके हैं और हमारा उद्देश्य है भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार कि सभी गांवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराएं। 55 LPCD का मतलब वो होना चाहिए, इस तरह से उसकी उपलब्धता होनी चाहिए, 55 लीटर पर कैपिटा पर डे। और उस दिशा में हम लोग काफ़ी आगे बढ़े हैं। हरिद्वार जनपद ने काफ़ी प्रगति भी की है इसमें और कुल मिलाकर के हमारी सभी सिंगल विलेज स्कीम और डबल विलेज स्कीम अब तक स्वीकृत हो चुकी हैं, जिसमें कार्य भी अधिकांश में प्रारंभ किए जा चुके हैं। कुछ बचे हुए जो गांव हैं उनमें भी हम शीघ्र ही कार्य योजना को प्रारंभ करेंगे। और आज की जो इस सभागार में जो हमारी मीटिंग हुई उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो हैं उनके साथ हमारा समन्वय कैसे हो। जल जीवन मिशन के जो विभिन्न आयाम हैं, जिसमें हमें घर घर तक पानी पहुंचाने की जो बात है, स्कूल आंगनवाड़ी को कवर करने का है, सभी पंचायत घरों में उनको पानी देना है, उन सब के एक प्रॉपर समन्वय बनाने के लिए हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ आज बैठक की है। यहाँ मिशन की एक महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार की है। इसमें हर घर नल और नल से जल के तहत सबको 55 LPCD जैसा आपने बोला कि पानी देना है। तो हमारे जितने भी गांव हैं यहाँ पे सबको ही पाइप्ड वाटर के थ्रू जोड़ना है। इसमें चूँकि काम JJM कर रहा है और लास्ट में इन सारी योजनाओं को ग्राम पंचायत स्तर से संचालित किया जाना है, इसलिए शासन स्तर पर निर्णय लिया गया कि इसकी एक सोशल ऑडिट कार्य पूर्ण होने से पहले से ही पंचायती राज विभाग के द्वारा स्टार्ट करा दिया जाए। इसीलिए आज ये पंचायती राज विभाग की जल जीवन मिशन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक टिहरी पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिरकत की। मदन कौशिक ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की और इस मौके पर जिला अध्यक्ष सहित पदाधिकारी और साथी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मदन कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है और प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से देश और राज्य सरकार की विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। साथ ही उन्होंने चारधाम यात्रा के लिए की गई सरकार की व्यवस्थाएं भी गिनवाई। 2013 के बाद एक बहुत बड़ी मात्रा में चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है और इसका परिणाम नजर भी आ रहा है कि 2013 से लगाकर 20 तक यदि हम प्रत्येक वर्ष के हिसाब से देखें तो यानी एकदम दुगने से ज़्यादा यात्री अब तक इतने दिनों में आ चुके हैं। और भीड़ का आलम यह है कि अभी भी आप हरिद्वार से ले लीजिए, कोटद्वार से ले लीजिए, इधर आप देहरादून से यमुनोत्री ले लीजिए, गंगोत्री ले लीजिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कहीं का ले लीजिए, तो टूरिज्म के आधार पर हम मसूरी देख लीजिए, नैनीताल देख लीजिए, तो ये सब इस रूप में है। सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है। बीच बीच में प्रशासन को सारी व्यवस्थाएं बनाने के लिए अलग अलग तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं और उन निर्णयों में, रोजमर्रा के निर्णयों में निश्चित रूप से समय और परिस्थिति के अनुसार वहाँ के कलेक्टर या चीफ सेक्रेटरी जो निर्णय लेते हैं सभी उसमें सहयोग करते हैं और एक अच्छी यात्रा। फटी जींस बयान पर काफी आलोचना झेलने वाले गढ़वाल सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने पुराने बयान पर कायम है। उनका कहना है कि फटा हुआ कपड़ा कभी भी हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा है। उन्होंने जींस का विरोध नहीं किया था बल्कि फटी जींस पर ऐतराज किया था। उन्होंने कहा कि वे अभी भी अपने इस बयान को लेकर गर्व महसूस करते हैं और लाखों लोगों ने भी उनके इस बयान को स्वीकारा है। मैं जो फटी जींस और मैं अपने को गर्व महसूस करता हूँ और आज भी मैं पूरी तरह एक कह सकता हूँ मन में एक खुशी है कि उसको लेकर के अधिकतम न जाने लाखों में लोगों ने इसको स्वीकारा। और जब मुझे ट्विटर फेसबुक में हमने कहा कि पहले हम भी कॉलेज जाते थे, हम भी जीन्स पहनते थे, आर्मी वाली जीन्स होती थी, लेकिन कहीं घुटना फट गया तो हम टैग टल्ला लगाते थे क्योंकि गुरुजी का डर होता था। एक अनुशासन, संस्कार, संस्कृति ये सब था। लेकिन आज क्या है, आज तो यदि
उतना फटा भी नहीं है तो घर में आकर उस पर कैंची नौजवान चला लेता है। और मैंने यही कहा कि ये कहाँ संस्कृति हमको ले जा रही है। तो जीन्स का विरोध नहीं है, वो फटी जीन्स का। कोरोना काल में 2 साल बाद हरिद्वार में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान की परंपरा रही है और तीर्थ नगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी घाट पर भक्तों का जमावड़ा दिखाई दिया तो सभी भक्त ब्रह्मकुंड में आस्था की डुबकी लगाते देखे गए। 2 साल बाद भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और इसके अलावा भक्तों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए भी हरिद्वार में ट्रैफिक प्लान में भी बदलाव किया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर सभी को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। सीएम ने लिखा कि आप समस्त प्रदेशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और हम लोग परिवार के साथ स्नान करने आए हैं। आज के दिन का बहुत महत्व है। यहाँ पे नहाने से घर में सुख शांति एंड पाप पुण्य धुल जाते हैं और आज के दिन दान पुण्य भी बहुत होता है इसलिए। और आज यहाँ बहुत भीड़ भी है, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे स्नान करके। इसका बहुत महत्व होता है, इसलिए हम सब परिवार सहित आए हैं यहाँ पे हरिद्वार में गंगा स्नान करने। जी आज बहुत बड़ा महत्व है, बुद्ध पूर्णिमा है तो आप देख रहे हैं काफ़ी दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं। इस दिन दान पुण्य करना चाहिए। कैसा लग रहा है गंगा? बहुत अच्छा लग रहा है। बुद्ध पूर्णिमा का मेन स्नान है 2022 का, तो काफ़ी भीड़ की संभावना हमने मानी थी और काफ़ी अच्छी खासी क्राउड आज यहाँ हर की पैड़ी पे है। बेसिकली हमारा जो पुलिस प्लान है उसके अकॉर्डिंग हमने पूरे मेला क्षेत्र को 6 जोन और 18 सेक्टर में बांटा हुआ है। जोन में हमारे इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर लीड कर रहे हैं और सेक्टर में एसआई रैंक के ऑफिसर। अभी सुबह से जो हम देख रहे हैं करीब 2 बजे के बाद स्नान शुरू हो गया था लोगों का आना, तो अभी तक करीब 2-3 लाख लोग स्नान करके जा चुके हैं और लगातार अभी पूरी हर की पैड़ी पैक और सारी चीज़ें स्मूथ चल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को चंपावत के तामली क्षेत्र पहुंचे। इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री धामी का ये लगातार दूसरा दौरा रहा। आपको बता दें कि सीएम धामी 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलकर जनसभा स्थल पर पहुंचे थे और इस दौरान में सीएम धामी के साथ में बीजेपी के कई मंत्री, विधायक और पूर्व विधायक भी मौजूद रहे। तामली क्षेत्र को कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चंपावत उपचुनाव में जीत के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ने के लिए कमर कस ली है और सीएम धामी के इस दौरे को लेकर कांग्रेस गढ़ में सेंध लगाने के उद्देश्य से जोड़कर देखा भी जा रहा है। सभी का आशीर्वाद लेने के लिए, सबकी शुभकामनाएं लेने के लिए और सबसे समर्थन मांगने आया हूं। सभी लोगों का समुदाय का आशीर्वाद मिला है। उत्तराखंड में उपचुनाव 31 मई को होने हैं और चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। जैसे जैसे चुनावी तारीख पास आने लगी है वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। चंपावत पर हलचल तेज हो गई है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर मंच सजने लगे हैं, सियासी पारा चढ़ने लगा है, वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। उत्तराखंड में इस बार ये सियासी हलचल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ने के ऐलान से शुरू हुई है। उत्तराखंड की हॉट सीट बन चुकी चंपावत सीट पर उपचुनाव का ऐलान होते ही हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए खास सीट को कोई भी सियासी दल वॉकओवर देना नहीं चाहते हैं। इसके लिए कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी। जहां कांग्रेस ने निर्मला घतोड़ी को मैदान में उतारा है, तो समाजवादी पार्टी ने भी उपचुनाव के लिए ताल ठोक दी। सपा ने मनोज भट्ट को मैदान में उतारा है। सबसे पहले तो मैं इस क्षेत्र के हमारे जो यहाँ के विधायक रहे आदरणीय कैलाश घतोड़ी जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस क्षेत्र की महान जनता का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो चुनाव में हमारी पार्टी को माननीय देश के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर आस्था प्रकट की और प्रचंड बहुमत से इस क्षेत्र से जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कैलाश घतोड़ी जी को जीत दिलाई। उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा, मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने कहा कि आपको इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करना है और मैं आज पहली बार औपचारिक रूप से यहाँ पर आया हूँ। तो इस क्षेत्र की जनता जो कि
मैं बचपन से यहाँ आता रहा हूँ, जाता रहा हूँ। मेरा बचपन इसी क्षेत्र में मैं पला बड़ा हूँ। मैं प्रतिबद्ध हूँ, संकल्पबद्ध हूँ और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के तमाम विकास कार्य जो इन्होंने कैलाश गैतोड़ी जी ने बढ़ाए हैं, उन सभी को तेज़ गति से आगे बढ़ाएंगे, नए आयाम यहाँ पर स्थापित करेंगे। माँ पूर्णागिरी और माँ शारदा ने मुझे बुलाया है इस क्षेत्र में और मैं संकल्पबद्ध होकर कहना चाहता हूँ कि ये क्षेत्र आने वाले समय में हर क्षेत्र में विकास का एक नया इतिहास बनाएगा। चंपावत सीट पर 31 मई को उपचुनाव होगा और 3 जून को चुनाव का नतीजा आएगा। 2 बार के विधायक कैलाश गैतोड़ी के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख पास आती जा रही है, वैसे वैसे सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। जहां एक और बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में, तो वहीं कांग्रेस लगातार बीजेपी की कथनी और करनी पर सवाल खड़े कर रही है। अपने केंद्रीय नेतृत्व की आभारी हूँ, अपने प्रदेश नेतृत्व की आभारी हूँ और अपने जिला नेतृत्व की भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा भरोसा दिलाया। हमारे माननीय जो हमारे यहाँ के विधायक हैं इलेश खरवाल जी, उन्होंने भी मुझ पर भरोसा किया और हमारे जो प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हैं करण मेहरा जी, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। हमारे जो हम सब के नेता हैं हरीश रावत का भी मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हम पर विश्वास किया और जो इतने भी बड़े नेता हैं उनको मैं आभारी हूँ। प्राथमिकता यही है कि हम उपचुनाव में लोगों से कहेंगे जिस तरह से इन्होंने महंगाई करी है, बेरोजगारी करी है और जिस तरह से जुमले ये कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आज ही नहीं पिछली बार भी मुख्यमंत्री वही थे और उन्होंने क्या किया ये सबको मालूम है। जो हमारी जो भी कांग्रेस के टाइम में चली थी वो आज तक बंद है, न उनमें कोई कार्यक्रम हुआ न उनका कोई शुभारंभ हुआ। उपचुनाव के नतीजों से तय हो जाएगा कि प्रदेश में धामी सरकार चलेगी या फिर बीजेपी को एक बार फिर अपना चेहरा बदलना पड़ेगा। लेकिन एक बात तय है कि विधानसभा चुनाव में जितना रोचकता देखने को मिली थी, वैसा ही उपचुनाव में देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।